हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का पाठशाला क्लासेस के डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन कल हमारा होने वाला है और अभी तक बैक टू बैक सेशंस, धमाकेदार धुआंधार सेशंस पाठशाला क्लासेस की टीम आपके लेकर आई है। और हम ईश्वर से दुआ करते हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे सेशन से आपको बहुत फायदा हो, आपका पेपर बहुत अच्छा आए, सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए में से आए और जो नहीं पढ़ाए हुए में से आए वो भी आप सही करके आ जाएं। ठीक है, फाइनली पर्पस ये है कि आपका अच्छा स्कोर हो। हमारे पढ़ाई में से आए हो ना आए हो फर्क नहीं पड़ता, स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। आपकी तैयारी के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। और बहुत अच्छा हमने पढ़ाया, बहुत अच्छी हमने मेहनत की, पूरी टीम ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाए। एक टॉपिक बच रहा था, मात्र 15 मिनट लूंगा। जैसे क्रोमोसोम मैंने कल करवाया था, बायोमास एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट। मैंने कहा सब टॉपिक है, टॉपिक के अंदर का टॉपिक है, कोई मेजर टॉपिक नहीं है। तो बायोमास है क्या? बायोमास पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, पृथ्वी पर बायोमास, बायो का मतलब जैव, सजीव, लिविंग से कनेक्टेड, मास का मतलब द्रव्यमान। तो आप कह सकते हैं कि लिविंग्स या सजीवों, जितने भी प्रकृति में, जितने भी नेचर में लिविंग्स हैं, वो सारे लिविंग्स का जो टोटल मास है, जो सारे लिविंग्स में मौजूद जो टोटल वेट है, जो टोटल भार है, जो टोटल द्रव्यमान है, चाहे वो जिंदा है या नियर जो टाइम है उसमें नियर पास्ट में डेड है। यानी कि पूरे प्रकृति में, पूरे नेचर में जितने भी सजीव हैं, उन सभी सजीवों में, सभी लिविंग्स में मौजूद भार, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, साथ ही साथ जो अभी जिंदा हैं या जो हाल ही में मृत हुए हैं, ज्यादा लंबे समय पहले डेड नहीं हुए, है ना, क्योंकि जो ज्यादा लंबे समय पहले डेड हो गए वो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कैलकुलेट किए जाते हैं। वो फॉसिल फ्यूल में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, कोयला, ये सब फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। और जीवाश्म ईंधनों का निर्माण भी बायोमास से ही हुआ है, जैव भार से भी हुआ है, लेकिन वो बहुत पहले हो गया। ठीक है, दैट्स वाई हम उसे बायोमास में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बायोमास में वो हम द्रव्यमान, वो मटेरियल कैलकुलेट करेंगे जो वर्तमान में मौजूद है या जो निकट भविष्य में, निकट पास्ट में, निकट भूतकाल में, है ना, क्या हुआ है, डेड हुआ है। तो पहले पहले सबसे मेजर जो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में बना है वो यही बना है। क्या बना है सबसे मेजर क्वेश्चन? कि भाई बायोमास होता क्या है ना, सबसे मेजर क्वेश्चन यही बना है। तो बायोमास देख लीजिए, क्वेश्चन आ रहा है, पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जैविक पदार्थ, पृथ्वी पर मौजूद समस्त बायोटिक सब्सटेंस, ऑल बायोटिक सब्सटेंस, पृथ्वी पर मौजूद सभी बायोटिक सब्सटेंस, सभी बायोटिक मटेरियल जो जीवित अवस्था में हो या हाल ही में डेड हुआ हो, क्या कहलाता है? बायोमास कहलाता है। जैव भार, इसको जैव संहति या जैव मात्रा, बायोमास, जैव भार, है ना, जैव मात्रा, है ना, बायोमटेरियल, ये सब कहा जाता है। दोस्तों, बायोमास को फ्यूचर में ऊर्जा या ईंधन के अक्षय, अक्षय का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला। देखो, सजीव पैदा होते रहेंगे, पेड़ पौधे पैदा होते रहेंगे, सजीव में पेड़ पौधे भी आते हैं, सजीव में प्लांट्स आते हैं, सजीव में सारे एनिमल्स आते हैं। तो पेड़ पौधे, हर बार फसलें उगती जाती है, पेड़ पौधे पैदा होते जाते हैं, पेड़ पौधे हम उनको यूज में लेते हैं, फिर फसलें पैदा होती जाती है, फसलों से चारा निकलता है, फसलों जैसे गन्ना है, गन्ने से आपने रस निकाल लिया, उसके बाद गन्ने की खोई बच गई, जिसको बगास कहते हैं, बगास, है ना, वो बच गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो वो क्या है? वो बायोमास है। आप उसको जलाकर, आप उसे सड़ाकर, आप तरह तरह की चीजें, मतलब एनर्जी के, ऊर्जा जो है वहां से पैदा कर सकते हो। गोबर, जीव जंतुओं का जो अपशिष्ट है, जानवरों का जो अपशिष्ट है, मल मूत्र गोबर, उससे गोबर गैस बना ली जाती है ना। बायोडीजल बनाया जा रहा है आजकल बायोमास से। बायोमास मतलब कूड़ा कचरा जो भी सजीवों से प्राप्त हो रहा है, सजीवों का मल मूत्र। ठीक है, इसके अलावा पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों का कचरा, है ना, पेड़ पौधों की डालियां, टहनियां, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब बायोमास में आते हैं। और बायोमास फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर में बायोमास किसका? फ्यूचर में बायोमास ऊर्जा का, फ्यूचर में बायोमास फ्यूल का, ईंधन का क्या होने वाला है? रिन्यूएबल, है ना। दक्ष, दक्ष का मतलब होता है एफिशिएंट और क्लीन, है ना, मतलब बायोमास जो है ज्यादा पॉल्यूटेंट नहीं है। यानी जब बायोडीजल की आप बात करते हैं, आजकल बायोफ्यूल, जैव ईंधन पर चलने वाली व्हीकल्स, गाड़ियां बनने लग गई है। तो बायोफ्यूल जो होता है वो कम प्रदूषण करता है। परंपरागत जो फ्यूल है, केरोसिन पहले काम में लेते थे घरेलू ईंधन के रूप में, एलपीजी वगैरह हम काम में लेते हैं। इसके अलावा पेट्रोल डीजल जो हम काम में ले रहे हैं, उनके कंपैरिजन में कम जो है प्रदूषण करता है। क्लियर? क्योंकि आज की डेट में अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि भाई वर्तमान में
बिजली उत्पादन है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हम क्या काम में ले रहे हैं, जल काम में ले रहे हैं। ठीक है, बिजली उत्पादन के लिए जल काम में ले रहे हैं। ऑटोमोबाइल फ्यूल है ना, ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, और आप क्या ले रहे हैं, एलपीजी काम में ले रहे हैं, या सॉरी एलपीजी तो कुकिंग गैस में काम में ले रहे हैं। यानी कि बिजली उत्पादन के लिए पानी काम में ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए पानी काम में ले रहे हैं। ऑटोमोबाइल फ्यूल जो है, जो वाहन ईंधन है, उसके रूप में हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी काम में ले रहे हैं। घरेलू ईंधन के रूप में अगर हम बात करें, क्लियर, तो घरेलू ईंधन के रूप में, अच्छा ये सब जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सब पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, फॉसिल फ्यूल है। और घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग कोयले का उपयोग कर रहे हैं, घरेलू ईंधन के रूप में हम लोग एलपीजी आदि का उपयोग कर रहे हैं। ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल जो है वो समाप्य, समाप्य का मतलब एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का मतलब इसकी मात्रा लिमिटेड है, समाप्य का मतलब एक दिन इसको खत्म हो जाना है। पेट्रोलियम है ना, पेट्रोल गैस जो आपके कहां से निकाले जाते हैं, जो आपके भूगर्भ से निकाले जाते हैं, उनकी समाप्ति हो ही जाएगी कभी ना कभी, ये सब लिमिटेड है ना। तो ये समाप्य है, अनवीनीकरणीय है, मतलब नॉन रिन्यूएबल है। यानी हम बात कर रहे हैं कि बायोमास की जरूरत क्या पड़ी, बायोमास की जरूरत इसलिए पड़ी कि फॉसिल फ्यूल जो हम एलपीजी है ना, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल हम लोग काम में ले रहे हैं, वो लिमिटेड है। पानी की बात करें तो पानी भी लिमिटेड है, पीने योग्य पानी वैसे ही कम होता जा रहा है, क्लियर। तो इस सिचुएशन में हमें फ्यूचर के लिए, हमें भविष्य के लिए ऊर्जा के विकल्प तलाशने होंगे, क्योंकि भविष्य में एनर्जी कहां से आएगी इतनी, भाई इतने सारे गाड़ी पे गाड़ी, व्हीकल पे व्हीकल लोग खरीदे जा रहे हैं, इतना सारा जो है इंडस्ट्रीज चल रही हैं, क्लियर। बिजली उत्पादन है ना, हर घर में आजकल कमरे कमरे के अंदर कूलर, एसी, पंखे, टीवी, हर मतलब गजेट से भरा पड़ा है, ठीक है। गाड़ियां भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होने लग गई हैं। तो इतनी एनर्जी आएगी कहां से, है ना। पेट्रोल डीजल है, खत्म हो जाएगा एक टाइम पर। कोयला भी आप देखते हैं, कोयले के बारे में, कोयले की खदानों के बारे में न्यूज आती है। राजस्थान में एक बार न्यूज आई थी कि कोयला एक तगारी बचा है, एक तसली बचा है। पानी के बारे में भी, पानी से बिजली पैदा होती है, तो पानी भी अगर साल 2 साल सूखा पड़ जाए तो पानी से बिजली बनाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्लियर। तो मतलब पानी भी लिमिटिंग फैक्टर है, पानी भी एक लिमिटेड अमाउंट में है, पानी पीने योग्य ही नहीं है। पहली बात, पीने योग्य पानी वैसे ही कम है हमारे पास। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ये एक चिंता है कि हम फ्यूचर में एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड रहेंगे। अब फ्यूचर में एनर्जी के लिए दो प्रकार के हमारे चॉइसेस हैं, ध्यान रखना। फ्यूचर में, मैं बायोमास की तरफ आ रहा हूं, फ्यूचर में एनर्जी के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर एनर्जी। पहला जो विकल्प है वो है नाभिकीय ऊर्जा, और नाभिकीय ऊर्जा। और दूसरा जो विकल्प है वो है दूसरा जो विकल्प है हमारे पास, पहला विकल्प नाभिकीय ऊर्जा है और दूसरा विकल्प है जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी या बायोमास से प्राप्त होने वाली एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। लेकिन नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से जो ऊर्जा पैदा हो रही है वो बहुत विशाल मात्रा में पैदा होती है, और वो बहुत विनाशकारी भी बन सकती है अगर वो कंट्रोल ना हो, या अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट हो गया तो उसकी वजह से जो डिस्टरबेंस पैदा होगा बहुत विशाल होगा, और बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन, आपने देखा होगा दोस्तों, परमाणु बम, अणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, है ना, ये सब न्यूक्लियर एनर्जी से ही पैदा होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी ही इनके अंदर होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा में बहुत उच्च मात्रा में रेडिएशन होता है जो कि हार्मफुल हो सकता है आने वाले समय में। इसलिए नाभिकीय ऊर्जा कम मात्रा से, बहुत कम मात्रा से बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा बन तो सकती है, नो डाउट, लेकिन वो सेफ एंड साउंड नहीं है, वो सेफ नहीं है, वो है ना, वो क्या हो सकता है, वो डिजास्टर कर सकता है। तो इसलिए भविष्य में एनर्जी के विकल्प के तौर पर हम बायो एनर्जी, सजीवों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, कूड़े कचरे, मल मूत्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग देख रहे हैं, क्लियर। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक बेसिक चीज पढ़नी है। आएगा क्वेश्चन कहां से, बायोमास की डेफिनेशन से। बायोमास है ना, क्यों जरूरत पड़ी इसके लिए, तो एक बार यहां तक की बात आप लोग देखेंगे, उसके बाद में आपको है ना, इसके बाद है ना, इस स्क्रीनशॉट ज्यादा कुछ नहीं लेना है, आपको केवल पढ़ लेना है 5-10 मिनट। 10 मिनट में ये सेशन जो है 15 मिनट, 10-15 मिनट लेगा, और 10-15 मिनट में आपका सेशन ये पूरा हो जाएगा। चलिएगा, अब हम बात करेंगे आपसे, अब हम बात करेंगे आगे। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, देखिए क्या बातें करी जा रही है हमसे। आगे हमसे कहा गया है, देखिएगा इसके बारे में, सुनिएगा, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को देखते जाएंगे। आगे हमसे कहा जा रहा है कि भैया कि हम लोग भविष्य के लिए ऊर्जा और ईंधन की अवेलेबिलिटी,
भविष्य के लिए फ्यूल और एनर्जी की जो अवेलेबिलिटी है वो एक चिंता का कारण है, जिसके लिए दो विकल्प है हमारे पास। दो विकल्प में पहला न्यूक्लियर एनर्जी है। यहां हम पढ़ रहे हैं कि नाभिकों के विखंडन और संलयन, फ्यूजन और फ्यूजन से विशाल मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन ये डेस्ट्रॉइंग हो सकती है, ये विनाशकारी हो सकती है। विनाशकारी हो सकती है तो हम लोग कहां जाएंगे अब? विनाशकारी ये हो सकती है, क्लियर। तो नाभिकीय ऊर्जा का नियंत्रित उत्पादन, नाभिकीय न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रोल प्रोडक्शन जो है वो एक चुनौती है। साथ ही साथ रेडिएशन, साथ ही साथ विकिरण जो है ना, उनके कारण बीमारियां, तरह तरह के कैंसर जैसी बीमारियां, है ना, म्यूटेशन, डीएनए में चेंज आदि होने की संभावना बनती है। नेक्स्ट, बायो एनर्जी। बायो एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि बायो एनर्जी जैव भार से प्राप्त ऊर्जा, बायोमास से प्राप्त ऊर्जा जो है ना, वो एक अच्छा विकल्प है। भविष्य की ऊर्जा के सबसे उत्तम विकल्प सौर ऊर्जा है ना। सोलर एनर्जी एक तीसरा हमारे पास, है ना, एक विकल्प है भविष्य में। लेकिन समस्या इसमें भी है, सौर एनर्जी पूरी तरह क्लीन है। अक्षय का मतलब वही है ना, लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, प्रदूषण रहित है। लेकिन सौर ऊर्जा की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी और कंटिन्यूटी में दिक्कत है। भाई सोलर एनर्जी आप समझिए, बरसात के मौसम में महीनों महीनों सूरज दिखता भी नहीं है, क्लियर। सर्दी के मौसम में भी सेम सिचुएशन आती है कि सूरज जो है, सूरज की जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, उसकी उपलब्धता, उसकी निरंतरता, उसकी स्पॉन्टेनिटी, उसकी कॉन्टिन्यूटी और उसकी अवेलेबिलिटी पर डाउट है। सोलर एनर्जी एफिशिएंट है। दूसरी बात, सौर ऊर्जा जो है वो ज्यादा मात्रा में एनर्जी, है ना, तेजी से एनर्जी उत्पादन नहीं हो पाता। यानी जो सोलर सेल है उनके द्वारा कम समय में विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन और ज्यादा पावरफुल जो कह सकते हैं सिस्टम डेवलप कर पाना मुश्किल है, क्लियर। तो कहते हैं मौसमी परिवर्तन का इफेक्ट तुरंत पड़ने के कारण वाहनों और खाना पकाने के ईंधन के तौर पर ही केवल हम लोग जो है इंडस्ट्रीज में काम में नहीं ले सकते, बड़ी मशीनरीज में काम में नहीं ले सकते, है ना, ट्रेन व्रेन जैसी चीजों में आप काम में नहीं ले सकते। मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में आप सोलर एनर्जी के भरोसे नहीं रह सकते। केवल व्हीकल्स तक और केवल खाना पकाने के ईंधन के तौर पर, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, कह सकते हैं तुरंत प्रभाव पड़ने के कारण ये कह रहा है वाहनों और खाना पकाने के ईंधन के तौर पर इसका प्रयोग मुक्त रूप से नहीं किया जा सकता। यहां पे भी किया जा सकता है, यहां पे भी पूरी तरह मुक्त रूप से नहीं किया जा सकता। यानी कि छोटे मोटे ऑटो रिक्शा तक काम में ले सकते हो रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि खाना बनाने में सोलर एनर्जी पे डिपेंड हो गए साहब, सूरज ही नहीं निकला 3 दिन, कैसे बैटरी चार्ज होगी, क्लियर। तो हमारे पास फ्यूचर के लिए देखा जाए तो बायो एनर्जी है, फ्यूचर के लिए न्यूक्लियर एनर्जी है, देन सोलर एनर्जी है। बायो एनर्जी के भी कुछ चैलेंजेस हैं लेकिन फायदे ज्यादा हैं, क्लियर। तो आने वाले समय में जैव ऊर्जा जो है भविष्य में ईंधन के विकल्प के रूप में देखी जा रही है, क्लियर। आगे बात करते हैं, समझाना ही है, कुछ नहीं है इस टॉपिक में। अब देखिएगा, अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं आगे। देखो भाई, बाकी ये बुक में हमने डाला हुआ था पहले ही, देखो भविष्य के लिए जैव भार से प्राप्त, बायोमास से प्राप्त बायो एनर्जी को एक एफिशिएंट ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। कंप्लीटली हिंदी में है बट मैं इंग्लिश मैनेज कर रहा हूं, ठीक है। कहा जा रहा है पृथ्वी पर उपस्थित समस्त बायो जो मटेरियल है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित होता है, ये देखिए, ऑल बायो मटेरियल ऑन दिस नेचर, प्रकृति पर ऑल बायो मटेरियल। बायो मटेरियल का मतलब है जो कहां से प्राप्त हो रहा है, लिविंग से। और जो किससे बन रहा है बताओ, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के द्वारा डेवलप हो रहा है। अरे पूरे पर्यावरण की ऊर्जा का, पूरे पर्यावरण की प्रोडक्टिविटी का सबसे प्राइमरी सोर्स क्या है, सूर्य, और सूर्य की ऊर्जा, और वहीं से तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लियर। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जैविक पदार्थ जो फोटोसिंथेसिस द्वारा निर्मित हुआ है बायोमास कहलाता है। बायोमास के अंतर्गत क्या क्या आता है, सभी सजीव और सजीवों से प्राप्त प्रोडक्ट जो है वो किस में आते हैं, बायोमास में आते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त पादप, देखिए पृथ्वी पर उपस्थित सभी पादप और वनस्पति जैव भार में सम्मिलित होते हैं। सभी प्लांट्स, एनिमल्स, उनसे मिलने वाला, प्लांट्स, एनिमल्स, उनसे मिलने वाला प्रोडक्ट, यानी कह सकते हैं लिविंग्स एंड लिविंग प्रोडक्ट, सभी सजीव और उनसे बनने वाले सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो किस में आते हैं, बायोमास में, क्लियर। आगे पढ़ेंगे, आगे बात कर रहे हैं बायोमास की डेफिनेशन में, वे सभी पदार्थ, देखना ये भी कह सकते हैं कि वे सभी जैविक पदार्थ, वे समस्त बायोटिक सब्सटेंसेस जिन्हें जलाकर ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, वे सभी बायोटिक मटेरियल, लकड़ी है ना, लकड़ी को जला के, है ना, इसके अलावा कूड़ा कचरा है उसको जलाकर हीट या एनर्जी प्राप्त करी जा सकती है। गोबर के उपलों को, गोबर के कंडों को जलाकर जो है क्या प्राप्त करी जाती है, ऊर्जा प्राप्त करी जाती है ना। सजीवों को जलाकर, उनकी बॉडीज को जलाकर ऊष्मा, ऊर्जा निकलती है, क्लियर, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज्ञात पुराना ईंधन, देखिए पृथ्वी पर सबसे पुराना ईंधन है। पहले के समय में क्या करते थे, है ना, ईंधन के रूप में क्या जलाते थे हम लोग, फसलों का जो भूसा होता था, चारा होता था, उसको जलाते थे,
ठीक है, और वही काम में लेते थे। क्लियर। नेक्स्ट, जैव भार में क्या क्या सम्मिलित है, मोस्टली क्वेश्चन आने के चांसेस यहां से बनते हैं। बायोमास में क्या क्या होता है, देखिए बायोमास में क्या क्या सम्मिलित है। नेक्स्ट, सभी बायोमास में सम्मिलित क्या क्या है, देखिएगा बायोमास में क्या क्या इंक्लूड है, वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए सबसे पहले 1 सेकेंड थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए बायोमास में सभी जीवित या हाल ही में डेड जीव जंतु पादप माइक्रोब सभी जैविक उत्पाद, सजीवों से बनने वाले प्रोडक्ट, जंतुओं का मलमूत्र गोबर, फसलों का अवशेष, फसलों का कचरा, लकड़ी, धान की भूसी, है ना, गन्ने की जो खोई होती है जिसे बगास कहते हैं, गन्ने का रस निकालने के बाद बचता है, फसलों के डंठल, पैडी, है ना, इनको बोला जाता है, जो धान होता है उसे बोलते हैं पैडी, फसलों के डंठल बोलते हैं स्टॉक, है ना। इसके बाद बात करें नारियल का छिलका, मूंगफली का छिलका, कपास का डंठल, सोयाबीन की भूसी, है ना, ये सब क्या है, पेड़ पौधों के डंठल, कचरा, भूसी, छिलके, है ना, ये सब किस में आते हैं, ये सब बायोमास में आते हैं। अब सोचिए इनसे ऊर्जा अगर बन जाए तो कचरा ही तो है, फेंकने में जा रहा था, अगर इससे ऊर्जा, इससे जलाकर, है ना, इससे किसी भी तरीके की गैस बना पाए, एनर्जी के लिए काम में ले पाए तो बहुत बढ़िया होगा। फॉरेस्ट वेस्ट, वनों से निकलने वाला सारा वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, लेकिन इंडस्ट्रियल वेस्ट में ध्यान रखना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो किससे कनेक्टेड हो, जो लिविंग से कनेक्टेड हो, जो सजीवों से संबंधित हो, सजीवों से निकला हुआ हो, यानी इंडस्ट्रियल वेस्टेज में भी वो मटेरियल जो किससे कनेक्ट है, जिसमें सजीवों को एज अ सोर्स काम में लिया जा रहा है वो। क्लियर। वाहित मल, सीवेज, मलमूत्र बहने वाला, इसके अलावा जैव अपघटनीय कचरा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल जिसको सूक्ष्म जीव, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा वेस्टेज जिसको सूक्ष्म जीव नष्ट कर सकते हैं, जैसे कागज, लकड़ी का बुरादा, ऊनी कपड़े। क्लियर। ये सब क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज में आता है। तो ये सब बायोमास में, तो देखा जाए तो पेड़ पौधों से बस जीवाश्म ईंधन को ये ध्यान रखना है कि जो फॉसिल फ्यूल है, जो जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में कौन कौन आता है, फॉसिल फ्यूल में पेट्रोलियम आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, कोयला आ जाता है ना, एलपीजी आ जाती है, सीएनजी आ जाती है, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब किस में आते हैं भाई, जीवाश्म ईंधन में। जीवाश्म ईंधन को बायोमास नहीं माना जाता है, जीवाश्म ईंधन बायोमास में, जैव भार में इंक्लूड नहीं किया जाता है भाई, जीवाश्म ईंधन, है ना। ये अपने काम की बात बेसिकली रहेगी। क्लियर। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझ रहे हैं। तो कौन कौन आएगा, बहुत चीजों को समझते जाइएगा बिंदास, और मैं बढ़ता हूं आगे। क्लियर। टॉपिक को बिल्कुल ज्यादा समय नहीं देंगे, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम सामने है बस, लेकिन मैं चाहता हूं ये अकेला टॉपिक आपको 1 या 2 सवाल देके जाएगा, पूरी पूरी संभावना है, इसलिए मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं। केवल बायोमास कहां से आता है, देखना, वे पदार्थ जो बहुत समय पहले डेड हो गए, क्लियर, कार्बनिक डेड हो गए और दूसरे ऑर्गेनिक फॉर्म्स में चेंज हो गए, उन्हें बायोमास में नहीं शामिल किया जाता। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जीवाश्म ईंधन हजारों लाखों वर्षों में मृत है और ये किस में कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो गए, हाइड्रोकार्बन्स में। बायोमास से प्राप्त ऊर्जा के फायदे क्या क्या हैं, अभी ये बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात करेंगे बायोमास से प्राप्त एनर्जी के फायदों में कि ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल का मतलब भाई, अरे दुनिया में जीव जंतु पेड़ पौधे खत्म थोड़ी ना हो जाने हैं, क्लियर, तो ये अनलिमिटेड है, हर साल फसलें होती है, फसलों का चारा होगा, पेड़ पौधे, वनों में लगातार पेड़ पनपते रहते हैं, वनस्पतियां होती रहती हैं, लगातार कचरा बढ़ता रहता है, ठीक है, तो कहते हैं ये रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल है। कच्चा माल, रॉ मटेरियल आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है। बायोमास प्रकृति में CO2 की मात्रा, देखो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जीव जंतु क्या करते हैं, है ना, पेड़ पौधे CO2 की मात्रा का यूज करते हैं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन, पेड़ पौधे जो स्पेशली है वो क्या करते हैं, पर्यावरण में जो CO2 है, फोटोसिंथेसिस में उसको काम में लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। बायोमास के प्रयोग में लेने के कारण स्वच्छता को बढ़ावा मिलता है। क्यों? क्योंकि बायो वेस्ट जो है भाई, कचरे में क्या लगते, कीड़े ही तो पनपते, वहां पे क्या होता, मच्छर पैदा होते, मक्खियां पैदा होती, उसको आपने एनर्जी बनाने में काम में ले लिया। बायोमास का बायोडिग्रेडेशन पॉसिबल है, बायोमास का सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन संभव है, तो ये लंबे समय तक पॉल्यूशन का कारण नहीं बनता। दूसरी बात, कमी क्या है, नुकसान क्या है कि एक तो ज्यादा मात्रा की उपलब्धता कम है, मतलब ईंधन अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता है, अभी जो है कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है, इस तरह की टेक्नोलॉजीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरी तरह स्वच्छ नहीं है, यानी कि अगर आप लकड़ी को जलाएंगे, यदि आप पेड़ पौधों को जलाएंगे तो थोड़ा बहुत प्रदूषण वहां से, है ना, हो रहा है, क्लियर, तो पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, और इससे वन विनाश का खतरा है। यानी अगर जैव भार
से पैदा जैव भार से एनर्जी बनाने वाली इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी, तो लोग क्या करेंगे, पेड़ों को काट काट के बायोमास बनाना चालू करेंगे, बायोमास इकट्ठा करना और उससे एनर्जी बनाना, तो डिफोरेस्टेशन की संभावना बनी हुई है। क्लियर। बायोमास से ऊर्जा प्राप्ति के स्वरूप, बायोमास से किस किस के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, बिजली उत्पादन, बायोफ्यूल बना सकते हैं, बायोफ्यूल ऑटोमोबाइल में काम आ रहा है, बायोफ्यूल जो है ऑटोमोबाइल यानी स्वचालित वाहनों में काम आ रहा है, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, और बायोगैस या गोबर गैस बना सकते हैं, बायोगैस गोबर गैस का भी उपयोग आप छोटे मोटे बिजली के सामानों में कर सकते हैं। क्लियर। बायोमास से उपयुक्त तीनों स्वरूपों में ऊर्जा प्राप्ति के लिए सबसे पहले 3 चरण है, यानी ऊर्जा प्राप्त के लिए सबसे पहले आपके पास 3 चरण है। सबसे पहला चरण कौन सा है, यानी अगर आपको एनर्जी प्राप्त करनी है तो सबसे पहला चरण है कि भाई आपको बायोमास का उत्पादन करना है, सबसे पहला चरण। क्लियर। फिर बायोमास का उत्पादन करने के बाद उसको यूज में लेना है। उत्पादन कैसे करेंगे, इसके लिए जलाऊ लकड़ी की उपलब्धता, जलाने वाली लकड़ी चाहिए, जलने योग्य उत्पाद पैदा करने वाली फसलों का चयन। यदि आपको बायोमास बनाना है तो आप ऐसी फसलों का चयन करें जो ज्यादा जलती हैं, आसानी से जलती हैं, तो उसका कचरा आएगा, और कम समय में अधिक लकड़ी पैदा करने वाली फसल आदि का आपको चयन करना पड़ेगा। तो बायोमास प्रोडक्ट करने के लिए आपको जलाऊ लकड़ी, जलाने वाली, क्योंकि जनरली जला के ही आप ईंधन प्राप्त करेंगे, तो ऐसी फसलें चुननी पड़ेंगी जो ज्यादा लकड़ी, ज्यादा सूखा चारा, ज्यादा भूसा इकट्ठा करे, है ना, और कम समय में दे, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यूज करने के लिए 2 विधियां हैं, बायोमास का यूज करने के लिए 2 विधियां हैं। पहली है बायोमास ब्रिकेटिंग या कंप्रेसिंग। इसमें क्या किया जाता है, बायोमास को ठूस ठूस के भर दिया जाता है, बायोमास ब्रिकेटिंग या कंप्रेसिंग। ला रहा हूं मैं आपके सामने, देखिएगा, ये बायोमास ब्रिकेटिंग, इसमें क्या किया जाता है, दबाकर फसल वेस्ट को, क्रॉप वेस्ट को, जो फसलों का अपशिष्ट है उसको क्या किया जाता है, दबा के, है ना, एकदम ठूस ठूस के भर के फिर जला देते हैं। और दूसरा है बायोमास गैस फायर। इस विधि में लकड़ी, नारियल का छिलका आदि को जलाकर, है ना, मीथेन और प्रोड्यूसर गैस जैसी गैसें बना लेते हैं, और फिर उन गैसों को जलाकर ऊष्मा प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझना। बायोमास ब्रिकेटिंग में हम क्या करते हैं, अपशिष्ट को जलाते हैं, वेस्टेज को जलाकर, और सीधा हीट प्राप्त करते हैं। और बायोमास गैस फायर में पहले क्या करते हैं, लकड़ी, नारियल का छिलका आदि को जलाकर कुछ विशेष प्रोसेस के द्वारा मीथेन, प्रोड्यूसर जैसी ऐसी गैसेस बनाते हैं जो जल सकती हो, और फिर उन्हें जलाकर ऊष्मा जो है प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पानी गर्म कर सकते हैं, टेम्परेचर पैदा कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन पैदा कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्लियर हो गई बात। तो देखा जाए तो बायोमास का सबसे पहला पैटर्न है बायोमास इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लकड़ी, ज्यादा से ज्यादा जलने वाला मटेरियल चाहिएगा जो इजीली जले और ज्यादा मात्रा में हीट पैदा करे। दूसरा है बायोमास ब्रिकेटिंग और बायोमास गैस फायर। इन विधियों के द्वारा आप बड़ी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। अब बायोमास से बिजली उत्पादन, बायोमास से बिजली उत्पादन की कुछ विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, बायोमास से बिजली उत्पादन, पॉइंट टू पॉइंट आपको चीजें याद रखनी है। बायोमास से बिजली उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे पहले कच्चे माल के रूप में क्या चाहिए, लकड़ी, धान की भूसी, गन्ने की खोई, फसलों का डंठल, नारियल का छिलकल, मतलब बायोमास कुछ भी काम में ले सकते हैं। प्रमुख विधियों में सबसे पहली विधि है इंसिनरेशन या भस्मीकरण। इस विधि में ठोस अपशिष्ट को कंट्रोल्ड कंडीशन में जलाया जाता है, और इसको जलाकर भाप पैदा करते हैं या पानी गर्म करने में करते हैं। क्लियर। यानी कि भाप को गर्म कर, पानी को गर्म करके भाप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, भस्मीकरण। भस्मीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी सामग्री, विशेष रूप से ऑर्गेनिक मटेरियल, है ना, वाली सामग्री को जलाया जाता है और उसके बड़े भाग को राख और धुएं में बदल दिया जाता है। क्लियर। राख और धुएं में बदल दिया जाता है, इसको भस्मीकरण कहते हैं। क्लियर। ऊष्मा प्राप्त करते हैं और ज्यादातर मात्रा को राख और धुएं में बदल दिया जाता है। क्लियर। दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं पैलेटाइजेशन। इस विधि में अपशिष्ट को पैलेट ईंधन में बदला जाता है। पैलेट ईंधन क्या होता है, पैलेट ईंधन एक प्रकार का रिफाइंड डिराइव्ड फ्यूल RDF होता है, जिससे 3500 किलो कैलोरी प्रति ऊष्मा पैदा की जाती है। यानी बिजली उत्पादन कर, देखो बिजली उत्पादन के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, बिजली उत्पादन के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। क्लियर। तो सबसे पहला मेथड था इंसिनरेशन, है ना, भस्मीकरण। जलाया जाता है, जलाकर अधिकांश मटेरियल को राख और धुएं में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बाकी से ऊष्मा प्राप्त कर ली जाती है। पैलेटाइजेशन में क्या करते हैं, विधि में अपशिष्ट को पैलेट ईंधन, पैलेट ईंधन एक प्रकार का रिफाइंड व्युत्पन्न फ्यूल होता है, रिफाइंड डिराइव्ड फ्यूल होता है, जिससे 3500 किलो कैलोरी जो है पर केजी ऊष्मा पैदा करी जाती है। तीसरा है पायरोलाइसिस या गैसिफिकेशन। इस विधि में हैमर मिल के अंदर अपशिष्ट का पायरोलाइसिस या गैसिफिकेशन, इस विधि में एक हैमर मिल होती है, उसमें अपशिष्ट का दहन किया जाता है और कौन सी गैस पैदा करी जाती है, प्रोड्यूसर गैस, है ना,
प्रोड्यूसर गैस की बात करें, प्रोड्यूसर गैस को उत्पादक गैस बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस से बनती है ना, क्लियर, इसकी बात करी जाती है। और चौथा मेथड है बायोमेथिनेशन। इस विधि में गोबर गैस कूड़े कचरे से अनोक्सी श्वसन, अरे गोबर गैस बनाते हैं ना, गोबर गैस कूड़े कचरे से अनोक्सी श्वसन या किण्वन की क्रिया द्वारा बायोगैस या गोबर गैस बनाई जाती है। यानी कि अगर हम बात करें तो बायोगैस या गोबर गैस का उपयोग भी हम छोटे मोटे बिजली के कार्यों में कर सकते हैं। तो बिजली कह सकते हैं, बायोमास से बिजली उत्पादन की प्रक्रिया में चार आपकी चीजें, भस्मीकरण है ना, राख और धुएं में बदलकर बाकी ऊष्मा पैदा करेंगे, पैलेटाइजेशन में रिफाइंड डिराइव्ड फ्यूल बनाएंगे, पैलेट ईंधन बनाएंगे, पायरोलाइसिस या गैसिफिकेशन में हैमर मिल के अंदर अपशिष्ट को जलाएंगे और प्रोड्यूसर गैस बना लेंगे जिससे बिजली पैदा कर लेंगे। और उसके बाद बायोमेथिनेशन में किण्वन की विधि द्वारा या अनोक्सी शोषण के द्वारा गोबर मलमूत्र कूड़े कचरे से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, गोबर गैस या बायोगैस बनाएंगे और उससे हम लोग हल्की फुल्की बिजली की चीजें काम में लेंगे। ये हमारे पास मेथड्स हैं, क्लियर, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं चारों मेथड के बारे में। अगला है बायोफ्यूल, है ना, या जैव ईंधन। बेजैविक पदार्थ जिन्हें जलाकर ऊष्मा प्राप्त करने में काम में लिया जाता है, जैव ईंधन, है ना। देखा जाए तो लकड़ी जैव ईंधन है, देखा जाए तो गोबर के उपले जो है वो भी क्या है, जैव ईंधन है ना, वो भी एक टाइप का बायोफ्यूल है, क्लियर। देखना सिंपली अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल देखिएगा सबसे पहले, है ना, चीजों को तरीके से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर के उपले, लकड़ी, फसलों के डंठल, कागज आदि का प्रयोग जलाकर खाना पकाने में बहुत समय पहले से कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, आजकल एथेनॉल आधारित बायोफ्यूल तैयार किया जाता है। एथेनॉल आधारित बायोफ्यूल के कई स्रोत है। पहला चीनी आधारित स्रोत, जिनमें देखो गन्ना, शीरा, चुकंदर आदि से एथेनॉल बनाते हैं। गन्ना, शीरा, चुकंदर आदि जो सेलुलोज आधारित होते हैं, क्लियर, इनकी बात करते हैं। तो चीनी आधारित स्रोत की बात करते हैं जिनमें गन्ना, शीरा, चुकंदर आदि मिलता है। और सेलुलोज आधारित स्रोत जो होते हैं जिससे, भाई समझो, गन्ने का रस निकल गया, अब बची खोई, खोई में क्या है, सेलुलोज। चावल की भूसी में क्या है, सेलुलोज। फसलों के डंठल में क्या है, सेलुलोज। और जो रस निकल गया उसमें क्या है, चीनी, है ना। तो चीनी आधारित स्रोत गन्ना, शीरा, चुकंदर आदि। सेलुलोज आधारित स्रोत गन्ने की खोई, चावल की भूसी आदि। इसके बाद बात कर दे, वर्तमान में बायोडीजल का उपयोग विमान उड़ाने में हो रहा है, व्हीकल्स में हो रहा है। भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून द्वारा इजराइल से उत्पत्ति युक्त एक पादप, जिसका नाम दोस्तों जट्रोफा, रतनजोत, ध्यान रखना, बहुत पूछा जाता है। जट्रोफा जो है राजस्थान में कहते हैं, जालोर में काफी अच्छी खेती होती है। तो भारत में इजराइल का पौधा है, ध्यान रखिएगा, जट्रोफा रतनजोत। बायोडीजल बनाया जा रहा है, क्लियर, बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, बायोडीजल बनाया जा रहा है, क्लियर, ये बात याद रखेंगे। और उसके बाद काम की बातों में हमारे पास अगला पॉइंट रहेगा, बायोडीजल में मुख्य रूप से क्या होता है, एथेनॉल, ये काम की बात याद रखेंगे। और फिर जो नेक्स्ट बात आएगी ये कि भैया बायोडीजल जो है रासायनिक रूप से जल रहित होता है या निर्जलीकृत एथेनॉल है। यानी एक तरीके से बायोडीजल एथेनॉल ही है, जिसे रिफाइंड एथेनॉल भी कहा जाता है। और एथेनॉल से बना बायोडीजल 15% तक कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। यानी कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल जो परंपरागत जो फ्यूल हम काम में ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में कम प्रदूषण करता है, क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे सल्फर या लेड जैसे प्रदूषकों की मात्रा का उत्पादन भी ना के बराबर होता है, ठीक है। नेशनल बायोफ्यूल नीति 2009 में लागू हुई। वर्तमान में नेशनल बायोफ्यूल नीति 2018 में चल रही है। हिमाचल प्रदेश की सेपियम जाति और नॉर्थ ईस्ट की नाहौर पादप प्रजाति को भी बायोडीजल बनाने में काम में ले रहे हैं। जट्रोफा से 40% बायोफ्यूल और शेष भाग से पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तैयार हो सकता है। यानी कि देखा जाए तो जट्रोफा से अच्छी मात्रा में ईंधन पैदा हो रहा है, क्लियर। अब हम बायोगैस की बात करेंगे, गोबर गैस। गोबर गैस निर्माण की विधि हमें नहीं पढ़नी है, हमें केवल थोड़ा थोड़ा जानकारी लेनी है। देखो गोबर कूड़े कचरे पर ध्यान रखना, ये कौन सा जीवाणु, मैथेनोबैक्टीरियम जीवाणु की क्रिया और कौन सा श्वसन, अनोक्सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अनोक्सी श्वसन या किण्वन फर्मेंटेशन के बाद बनी गैस गोबर गैस होती है, जो कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होती है। साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया भी पाए जाते हैं। गोबर गैस के अंदर क्या क्या मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन होता है भाई। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है, मीथेन पाया जाता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। क्लियर हुई बात यहां तक? आगे बात करते हैं, गोबर गैस का परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन है वो भी आपको लिखवा देता हूं। गोबर गैस में अगर हम बात करते हैं तो मीथेन जो आपका होता है वो 50 से 70% तक होता है, क्लियर। उसके बाद CO2 की बात करते हैं तो 20 से 25% के करीब होती है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं बाकी थोड़ी मात्रा में आपके क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, एटसेट्रा। इसलिए कुकिंग गैस के रूप में हम लोग इसको काम में नहीं लेते हैं। बायोगैस उत्पादन
विद्युत प्राप्ति का आसान तरीका है जिससे कच्चा माल स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जाता है। अरे लोकली गोबर मलमूत्र वगैरह से हम लोग बायोगैस है ना बना लेते हैं। बायोगैस में मुख्य रूप से ये काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए कुछ चीजें और आपको बता देता हूं बायोगैस से रिलेटेड। प्रॉपर्ली दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट। गोबर को प्रयोग में लेने के कारण गोबर घरों में एकत्रित नहीं रह पाता, मच्छर कीट पैदा नहीं होते। गोबर गैस प्लांट को अधिक ऊंचाई पर नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि वजन ज्यादा होता है, नमी होती है। भारत में मवेशियों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है, इसलिए बायोगैस के विकास की सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है। बायोगैस मीथेन या गोबर गैस मवेशियों के उत्सर्जन पदार्थों को कम ताप पर, देखना ध्यान देना, मीथेन या गोबर गैस, मवेशियों के गोबर में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस। तो कह सकते हैं मवेशियों के उत्सर्जी पदार्थों को कम ताप पर एक टैंक होता है, डाइजेस्टर टैंक, उसमें जलाकर है ना क्या किया जाता है ना माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव उत्पन्न करके प्राप्त की जाती है। जैव गैस में 75% के करीब मीथेन होती है जो बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है। लकड़ी, चारकोल, कोयले के विपरीत यह जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती है। यानी बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन है। मीथेन की बात करें तो मीथेन जो है बिना क्या करे, बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है और अपशिष्ट बहुत कम छोड़ती है। ग्रामीण इलाकों में भोजन पकाने, ठीक है, तथा ईंधन के रूप में प्रकाश की व्यवस्था करने में इसका उपयोग, भोजन पकाने में बहुत कम हो रहा है, ईंधन के रूप में प्रकाश उत्पन्न करने में है ना, छोटे मोटे बल्ब वगैरह जलाने में, छोटे मोटे बिजली उपकरण जलाने में प्रयोग हो रहा है बायोगैस का, है ना। बायोगैस के फायदे भी आपको बता दिए हैं, क्लियर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बायोगैस। राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम 1981-82 के अंतर्गत पारिवारिक या घरेलू तथा सामुदायिक दो प्रकार के बायोगैस जो है टैंक लगाए जाते हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक? यानी कि पारिवारिक घर के लिए और सामुदायिक मतलब पूरी कम्युनिटी के लिए बायोगैस का सिस्टम लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बायोगैस में ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, बायोगैस में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो, ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जैव गैस के लिए प्रयुक्त गोबर तथा जल के मिश्रण में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। सावधानी केवल यह बरतनी चाहिए कि बायोगैस संयंत्र की 15 मीटर की परिधि में कोई जल स्रोत ना हो। यानी जहां पर भी आप बायोगैस का प्लांट लगा रहे हैं वहां के आसपास कोई जल स्रोत ना हो, क्योंकि बायोगैस में हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया जैसी जहरीली गैसें भी मौजूद है। बायोगैस बनाते हैं तो इसमें दो प्रकार के लेयर होती है। पहला लेयर होता है एसिड फॉर्मेशन लेयर, ठीक है, अम्ल निर्माण स्तर, और उसके ऊपर होता है मीथेन निर्माण स्तर। पहले में गोबर आदि के अंदर एसिड्स बनते हैं और उसके बाद मेथेनोजन जीवाणु द्वारा यहाँ पर मीथेन गैस बनती है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? मीथेनोजन जीवाणु वहां पे पाया जाता है। क्लियर हो गई? ये बायोगैस का जो टैंक, बायोगैस का जो प्लांट होता है उसकी स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने नोट्स में मेंशन की है, लेकिन बायोगैस प्लांट आपको नाम ध्यान रख लेने, केवल दो प्रकार के होते हैं। फिक्स्ड डोम का मतलब गुंबद होता है टैंक के ऊपर, एक में डोम फिक्स होता है और दूसरे में डोम जो होता है वो ऊपर नीचे तैरता रहता है। तो फिक्स्ड डोम और फ्लोटिंग डोम दो टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड डोम और दूसरा होता है फ्लोटिंग डोम, है ना। स्ट्रक्चर में आपको एक बार बता देता हूं। देखो ये फिक्स्ड डोम टाइप का है, सॉरी ये फ्लोटिंग डोम टाइप का है ना। फ्लोटिंग डोम का मतलब ये जो इसके अंदर आप डोम देख रहे हैं ये क्या होगा, फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा। ठीक है, देखो भाई ये आपने क्या बना दिया, ये ग्राउंड लेवल से अंदर जाके आपने एक टैंक बना दिया। इस टैंकर को डाइजेस्टर टैंक बोलते हैं, दो भागों में बटा हुआ है। क्लियर? ये दोनों तरफ क्या है आपने, है ना, दोनों तरफ क्या कर रखा है आपने, ये मिक्सिंग टैंक है। यहाँ पर आप है ना गोबर पानी आदि क्या करते हैं, मिलाते हैं। मिलाने के बाद ये सारा का सारा कहाँ इकट्ठा हो जाता है भाई, सारा का सारा यहाँ इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद बात करी जाती है। इकट्ठा होने के बाद ये यहाँ से ये क्या होता है, जैसे जैसे इकट्ठा होने के बाद ये यहाँ से इसको आउटलेट टैंक बना रखा है। यहाँ से क्या होता है, ये आउटलेट निकाला जाता है, यहाँ पे स्लरी या यहाँ पे जो वेस्टेज है उसको बाहर निकाला जाता है, गैस यहाँ पे भरती जाती है। क्लियर? अब जो ये जो ऊपर डोम है ना, गुंबद, ये क्या होता है, गैस की वजह से ऊपर उठता है। यहाँ पे आपने एक पिस्टन लगा रखा होता है जहां से गैस वाल्व के द्वारा बायोगैस को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर एक स्लरी मिक्सिंग टैंक है जहां पे कचरा, कूड़ा कचरा, गोबर, मिट्टी आदि को मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद यहाँ तक इस वाले जो डाइजेस्टर टैंक के आधे भाग में ये क्या होता है, प्रॉपर मिक्स होता है, फिर किण्वन की क्रिया वगैरह होती है, यहाँ से गैस बनती है। गैस बनती है तो ये जो डोम है, गुंबद नुमा जो गैस होल्डर है, ये ऊपर की तरफ क्या होता है, उठता है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठता है तो एक निश्चित मात्रा में उठने के बाद यहाँ पे गैस होल्डर लगा होता है, बाल्ब लगा होता है, जिसके माध्यम से क्या होता है, गैस बाहर निकलती रहती है। ठीक है, और गैस बाहर निकलने के बाद जो अपशिष्ट है ना, जो वेस्टेज है, क्लियर, वो आउटलेट टैंक के माध्यम से बाहर निकलता रहता है। क्लियर? एक तरफ पार्टीशन कर रखा है, इधर की तरफ क्या है, मिक्स हुआ है,
और इधर की तरफ आउटलेट के रूप में, ठीक है। तो जनरली पूछा कुछ ज्यादा जाता नहीं है, ठीक है। दो तरफ के आपको दे रखे हैं, एक तो आपका कौन सा था, एक तो आपका फ्लोटिंग डोम था, है ना, और एक में फिक्स्ड डोम है। इसके अंदर डोम जो है जो फिक्स हो रखा है प्रॉपरली, तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। आपको कुछ मेजर ध्यान ही रखना, आपको ध्यान रखना है बायोमास क्या है, बायोमास से बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, जट्रोफा आपको याद रखना है, बायोमास में क्या क्या शामिल है, बायोमास की क्या परिभाषा है, कोयला और जीवाश्म ईंधन बायोमास में शामिल नहीं है। मोस्टली आपको इसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। छोटा सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, पिछली एग्जाम में केवल डेफिनेशन से सवाल आया था। आगे बात नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तो क्या कल पेपर सॉल्यूशन में मिलेंगे। ये आधा घंटे का वीडियो आपको कहीं ना कहीं एक या दो सवाल दे जाए, मैं तो बस ये प्रार्थना करके आज आया हूं, ठीक है। फास्ट मोड में पढ़ाया है, ठीक है, बिल्कुल देख देख के सिंपल सिंपल सा, क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेनेशन एक दो घंटे का टाइम है नहीं कि चीजों का एक्सप्लेन किया जाए, है ना, और इतना टॉपिक है भी नहीं कि उसको बहुत लंबा चौड़ा बात करें। तो ठीक है, मजेदार तरीके से पढ़िए। टाटा बाय बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।